Hello everyone, as you all know, this is Nihaka Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of principle of microeconomics या microeconomics. इसमें हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को। आई होप कि आपने इससे पहले वाला पार्ट देखा होगा जहाँ पे मैंने बेस सर्व किया था कि माइक्रो इकोनॉमी बेसिकली होता क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे इर्द गिर्द के वो डिस्कस किए। आज हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो आपके क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस हैं। सो उसको हम लोग देखते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जैसा कि गाइस आपको पता है, यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले इस वीडियो में। और एक काम आपको ये करना है कि अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, ताकि हम इसको स्टार्ट कर पाए। ओके, नाउ पहला क्वेश्चन है कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, इट्स डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट बेसिकली है कि फैक्टर्स क्या हैं डिमांड के, कि कौन से फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट करते हैं, डिमांड होती क्या है, और लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करना है सुटेबल एग्जाम्पल के साथ। तो इस क्वेश्चन को हम समझेंगे, इसका आंसर देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है डिमांड क्या है। हमने देखा नहीं कि मेरी डिमांड है ये करो, वो डिमांड है, डिमांड इतनी चल रही है। डिमांड बेसिकली क्या होती है, एक मार्केट में डिमांड क्या है, ये एक कॉन्सेप्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जो होता है कि क्वांटिटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर आर विलिंग टू एबल टू परचेज। मतलब कितनी क्वांटिटी या गुड और सर्विस के कितनी क्वांटिटी कंज्यूमर विलिंग है कि, और एबल भी, मतलब विलिंग मतलब चाह भी रहा है और एबल भी है कि वो खरीद भी सकता है एट अ गिवन प्राइस। वो क्या होगी, डिमांड। मान लो कि वो बस विलिंग है, उसके पास वो पैसे नहीं है उसको खरीदने के लिए, तो वो डिमांड नहीं होगी। आपको इच्छा भी है और आपके पास पैसे भी हैं उस जितना उसका प्राइस है उसको खरीदने के लिए, तो हम वो क्या कहेंगे कि ये हमारी डिमांड है। तो क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी, या क्वांटिटी मतलब होता है कि कितना चीज आप खरीद सकते हो। लाइक आप 10 पेन खरीद सकते हो, आपको 10 पेन खरीदने हैं और 10 पेन के लिए आपके पास पैसे भी हैं। तो क्वांटिटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर आर विलिंग टू और एबल टू परचेज एट अ गिवन प्राइस इज कॉल्ड डिमांड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। और स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम भी क्यों है, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी टाइम पे तो लेना चाह रहे हो, फिर वो चीज ही नहीं है, तो फिर वो कहाँ ले पाओगे। तो जिस टाइम पे और जिस प्राइस पे आप विलिंग भी हो और एबल भी हो उस चीज को खरीदने के लिए, वो होती है आपकी डिमांड। अंडरस्टैंडिंग डिमांड एंड इट्स फैक्टर इज क्रूशियल फॉर एनालाइजिंग मार्केट बिहेवियर एंड मेकिंग बिजनेस डिसीजन। मान लो आप ऐसे टाइम पे सोच रहे हो, आपके पास पैसा भी है, आप चाहते भी रहे हो, लेकिन वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है उस टाइम पे, तो वो नहीं हो पाएगा ना। उसी टाइम पे वो चीज़ भी है, आपके पास पैसा भी है, आप चाह भी रहे हो, प्राइस भी आपके अकॉर्डिंग है और आप लेना चाह रहे हो, वो डिमांड है। तो डिमांड की पूरी डेफिनेशन एकदम अच्छे से समझ के जाना, यही डेफिनेशन लिख के आना, जरा इधर उधर की चीज़ें मत करना, पूरे नंबर तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो ना देखता है कि एक चीज़ कि आपने एक्सप्लेन सही से किया है या नहीं, वरना बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड है डिमांड से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो असर डालते हैं कंज्यूमर की विलिंगनेस और उसकी एबिलिटी पे कि वो चीज़ खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता। पहला है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का प्राइस कितना है वो उसकी डिमांड को अफेक्ट करता है। आपको पता है प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा होगा तो उसकी डिमांड लोग कम करेंगे, कम होगा तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। तो डिमांड डिपेंड करती है उसके प्राइस पे। जनरली प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीज, कंज्यूमर टेंड टू डिमांड मोर ऑफ इट। मान लो प्राइस मैंने घटा दिया, मेरे मार्कर का जो प्राइस था वो 10 रुपए था, अब मैं कह रही हूँ ले जाओ उसको 3 रुपए में, तो अब बहुत लोग आ जाएंगे, अरे हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। तो मार्केट की जो डिमांड है प्रोडक्ट की, वो उसका प्राइस भी अफेक्ट करता है। दूसरा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, कि उससे रिलेटेड जो भी गुड है। मान लो दो टाइप के होते हैं, सब्सिट्यूट मतलब इसकी जगह आप कुछ यूज कर सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री जो इसको कॉम्प्लीमेंट करता हो, उसका अगर प्राइस गिर गया तो उस हिसाब से चीजें होंगी, पता उसका प्राइस जो है वो भी अफेक्ट करता है किसी की डिमांड को। सब्सिट्यूट गुड आर दैट कैन बी यूज्ड एज अल्टरनेटिव टू ईच अदर, जो अल्टरनेटिवली यूज है। मान लो कि पेप्सी है, पेप्सी का प्राइस जो है आज के डेट में मान लो 40 रुपीज है, और उसका सब्सिट्यूट है कोका कोला, उसका प्राइस मान लो है कि अभी है 40, दोनों का रेंज सेम चल रहा है। लेकिन मान लो अगर जो सब्सिट्यूट गुड है, जैसे कि कोका कोला है, उसका प्राइस गिर गया 40, इसका तो पेप्सी का तो 40 है, कोका कोला का प्राइस हो गया 20, तो लोग फिर क्या करेंगे, सब्सिट्यूट पे स्विच कर जाएंगे, उसको नहीं मांगेंगे जो कि मेन था पेप्सी, उसको नहीं मांगेंगे, या वो कहेंगे अरे एकदम सेम ही तो है, कोका कोला पी लेते हैं और इतने पैसे दे। तो अब आपकी डिमांड जो भी प्रोडक्ट की, जो ओरिजिनल डिमांड थी प्रोडक्ट की, जो पेप्सी की डिमांड थी, वो गिर गई, क्योंकि उसके लिए जो अल्टरनेटिव था लोग उस पर स्विच कर गए। तो वो भी डिमांड चीज, वो भी फैक्टर उसकी डिमांड को असर डाल रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होते हैं, जो एक साथ कंज्यूम किए जाते हैं। मान लो कि कार है, आज की डेट में कार के प्राइस जो है वो गिर गए, तो लोग क्या करेंगे, कार खरीदने लग जाएंगे क्योंकि कार सस्ती मिल रही है। फिर उसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री है
वो क्या है, पेट्रोल। बिना पेट्रोल या डीजल की कार चलेगी नहीं। तो लोग फिर क्या करेंगे, उसकी डिमांड, जो उसका सब्सिट्यूट, जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री वाला पार्ट है, उसकी भी डिमांड करना शुरू कर देंगे। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड की डिमांड गिरी तो उससे क्या हो, दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री की डिमांड बढ़ी। लेकिन अगर एक सब्सिट्यूट की डिमांड गिरी तो जो ओरिजिनल प्रोडक्ट था, मतलब एक सब्सिट्यूट की प्राइस जो है वो बढ़े, तो जो ओरिजिनल प्रोडक्ट था उसकी डिमांड बढ़े, क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया तो लोग दूसरे पे स्विच करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। नेक्स्ट इज इनकम। कंज्यूमर की इनकम क्या है, वो भी डिमांड पे। अब भाई मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि मैं इतना कुछ खरीद पाऊँ, तो मैं क्या डिमांड करूंगी, मेरे जेब में पैसे नहीं तो मैं क्यों डिमांड कर रही हूँ, है ना। तो कंज्यूमर की इनकम, अब आप देखेंगे कंज्यूमर की इनकम कितनी है, क्या कंज्यूमर की परचेजिंग पावर है। अगर कंज्यूमर हमारे यहाँ जो भी है, हमारी अच्छी इकोनॉमी है, लोगों के पास अच्छा पैसा है, तो हम उस हिसाब से देखेंगे कि वो डिमांड ज़्यादा करेंगे हमारे गुड एंड सर्विसेज की। लेकिन अगर कंट्री में महंगाई इतनी चल रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो फिर वो डिमांड जो है वो घट जाएगी। ठीक है, तो ये है कि कंज्यूमर इनकम लेवल प्ले क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग देयर परचेसिंग पावर। जनरली व्हेन कंज्यूमर इनकम इंक्रीज they tend to demand more goods and services, especially for normal goods. However, for inferior goods which demand decrease as income rise, and increase in income may lead to decrease in demand. नॉर्मल गुड्स होते हैं, इंफीरियर गुड होते हैं। इंफीरियर गुड का क्या है कि ऐसे गुड जिनकी डिमांड कम हो जाती है जब पैसे आते हैं। जैसे देखो नॉर्मल गुड में क्या होगा, हमारे पास पैसे आए तो हम डिमांड ज़्यादा करेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर आपके पास पैसे ज्यादा हैं तो आप इन्फीरियर गुड की डिमांड कम करते हो, क्योंकि इन्फीरियर क्यों लेना है, जब मेरे पास ज्यादा पैसे तो मैं सुपीरियर गुड लूंगी, तो इन्फीरियर क्यों खरीदूंगी। ठीक है, मान लो मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं गरीब थी, इतनी अमीर नहीं थी, गरीब थी, तो मैं आटे की जगह कोई उसका ऐसा, मतलब ऐसा चीज खरीद रही थी, जो चावल ले ली थी जो मुझे सस्ता पड़ रहा था। ठीक है, मान लो इन्फीरियर मैंने उसको मान लिया। लेकिन या तो मान लो कि मोटा वाला चावल ले रही थी, बासमती नहीं खा रही थी, तो इन्फीरियर गुड ले रही थी। जब मेरे पास पैसे कम थे, लेकिन मेरे पास पैसे ज्यादा आ गए, तो क्या मैं इन्फीरियर वाला लूंगी, नहीं, ऑफकोर्स मैं स्विच करूंगी बासमती पे। तो वो है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब मेरा टेस्ट और प्रेफरेंस भी मेरे डिमांड को अफेक्ट करेगा। मेरा टेस्ट और प्रेफरेंस क्या है, कंज्यूमर किस चीज़ को लेना चाह रहा है, उसका फैशन, उसका ट्रेंड, वो सारी चीज़ें भी उसकी डिमांड को अफेक्ट करती हैं। अगर जो भी टेस्ट होगा आपका, उस हिसाब की आप डिमांड करोगे। आपको लग रहा है कि मैं फैशनेबल चीज़ें लेना चाहती हूँ, तो मैं फैशनेबल प्रोडक्ट की डिमांड करूंगी, आउटडेटेड वाले की तरह मुझे देखना भी नहीं है। तो ये भी आपकी प्रोडक्ट की डिमांड को असर डाल रहे हैं। आप देख, इसीलिए कहते हैं ना कि आप कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस देखते हुए प्रोडक्ट बनाओ, उसी के फैशन को देखते हुए प्रोडक्ट बनाओ। जीन्स अगर फटी वाली चल रही तो वही बनाओ, वरना लोग लेंगे नहीं, डिमांड होगी नहीं। पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक। अब कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ गई, ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा डिमांड, कम लोग हैं तो कम डिमांड। इंक्रीज इन पॉपुलेशन और शिफ्ट इन डेमोग्राफिक कैन अल्टर द डिमांड फॉर द सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज। सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट थिंग, दैट इज एक्सपेक्टेशन। कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, वो भी डिपेंड करती है, मतलब इफेक्ट करती है आपकी डिमांड को। मान लो कंज्यूमर को लग रहा है कि फ्यूचर में जो भी वो गुड खरीदने जा रहा है उसका प्राइस जो है वो कम हो जाएगा, तो वो क्या करेगा कि करंट डिमांड को मार देगा, सोचेगा फ्यूचर में ले लेंगे। मान लो आपको लग रहा है कि आज के टाइम पे जो भी फ्रिज का कॉस्ट चल रहा है, और मुझे लग रहा है कि अभी ठंडियों में इसका कॉस्ट गिरेगा, मुझे जब ठंडियों में लेनी है, तो मुझे लगेगा हाँ अभी छोड़ते हैं, ठंडियों में ले लेंगे, बरसात में रहने दो, ठंडियों में ले लेंगे, तो प्राइस जो है वो कम हो जाएगा सीजनल की वजह से। तो जब कंज्यूमर ये एस्टिमेट कर पाता है ना कि प्राइस कम हो सकता है, तो वो उस टाइम की डिमांड को कम कर देता है, और अल्टीमेटली डिमांड जो प्रोडक्ट की होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ताकि उसे हाई कॉस्ट ना देनी पड़े। तो अब आता है लॉ ऑफ डिमांड। क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड, हमें बेसिकली बताता है कि अगर हम सारे फैक्टर्स, मतलब बहुत सारी चीजें होती है जो एक प्रोडक्ट के प्राइस पे असर डालती है और डिमांड पे, अगर हम सारे फैक्टर को कांस्टेंट रखें तो हम ये देखते हैं कि जो प्राइस प्रोडक्ट का है और जो क्वांटिटी की डिमांड है उनका आपस में रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन। मतलब एक की प्राइस अगर बढ़ रही है तो दूसरी की, अगर मतलब कोई प्रोडक्ट उसका प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, और अगर प्राइस घट रहा है तो डिमांड जो है वो ज्यादा हो जाएगी। तो हम ये देख पा रहे हैं कि अगर हम बाकी सारे फैक्टर को कांस्टेंट रखें जो भी असर डालते हैं प्राइस पे या क्वांटिटी डिमांड पे, इन सबको कांस्टेंट रखने के बाद हम ये देखते हैं कि जो प्राइस होती है प्रोडक्ट की और जो क्वांटिटी होती है उन दोनों में रिलेशन क्या है, इनवर्स रिलेशन है। इन सिंपल टर्म, व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। तो ये लॉ ऑफ डिमांड आपको याद रखना है कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और डिमांड पे। लेट कंसीडर द मार्केट फॉर स्मार्टफोन। मान लो स्मार्टफोन का एग्जाम्पल लेते हैं कि एक स्मार्टफोन था, उसका प्राइस पहले 80,000 था, अब वो 60,000 पहुंच गया। तो डिमांड के लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से क्या होगा, जब प्राइस जो है वो कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है, तो स्मार्टफोन की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, मोर कंज्यूमर इस कम प्राइस में लेना चाहेंगे। लेकिन अगर यह स्मार्टफोन की प्राइस जो है वो बढ़ा दी जाती,
मतलब कि 80,000 से उसे 1 लाख कर दिया जाता। तो अब क्या होता है, इसकी डिमांड कम हो जाती है क्योंकि बहुत ही फ्यू कस्टमर जो होंगे इतने हाई प्राइस पे करने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा हमारा ये क्वेश्चन कि डिमांड क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड पे असर डालते हैं, और लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है जो हमें बताता है कि इनवर्स रिलेशन है प्राइस और डिमांड के बीच में। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि आ सकता है, वो है कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, इट्स डिटर्मिनेंट एंड लॉ ऑफ सप्लाई। जैसे डिमांड का था, सेम सप्लाई से रिलेटेड आपको बताना है कि सप्लाई क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक सप्लाई को इफेक्ट डालते हैं, और एग्जाम्पल बताना है कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला है कि सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या है, कि इकोनॉमिक्स में सप्लाई क्या होती है, इट रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज दैट प्रोड्यूसर आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट वेरियस प्राइस लेवल। मतलब कि कितना, मान लो प्राइस कम है तो प्राइस उस प्रोडक्ट का ज़्यादा है, तो उस केस में कितना क्वांटिटी ऑफ गुड सर्विसेज प्रोड्यूसर विलिंग है, मतलब विलिंग है मतलब चाह भी रहा है और बना भी सकता है, कैपेबिलिटी भी है, रिसोर्सेज भी है, पैसा भी लगा सकता है कि वो सेल पे ऑफर कर पाए। मतलब कि मैं कितना, मान लो मेरे पास मार्कर है और मैं इसके 10 लाख यूनिट बना सकती हूँ और मेरे पास पैसा भी है 10 लाख प्रोड्यूस करने का, तो मैं विलिंग भी हूँ, मैं बना भी सकती हूँ और मैं इसको एक प्राइस पे सेल के लिए ऑफर कर रही हूँ, तो ये हो जाएगी उस प्रोडक्ट की सप्लाई। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी दैट प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई। मतलब कि किस प्राइस पे, 10 रुपए की इसका प्राइस अगर चल रहा है मार्केट में, तो इस प्राइस पे मैं कितना प्रोड्यूस करना चाह रही हूँ, वो हो जाएगी, कितना ऑफर करना चाह रही हूँ कस्टमर को, कितनी क्वांटिटी में, वो हो जाएगी उसकी सप्लाई। तो सप्लाई पे बहुत सारे फैक्टर डालते हैं सर कि आपको कितना प्रोड्यूस करना है, एक प्रोड्यूसर कितनी यूनिट प्रोड्यूस करना चाहेगा, मैं इस मार्केट की कितनी यूनिट प्रोड्यूस करना चाहूंगी, इसकी सप्लाई क्या मैं रखना चाहूंगी, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर इस पे असर डालते हैं। पहला है इस प्रोडक्ट का प्राइस। अगर मुझे लग रहा है इस प्रोडक्ट का प्राइस जो है, ठीक है, वो हाइयर है मार्केट में, मतलब कि इसकी डिमांड इतनी है कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, और तो मैं सोचूंगी मैं ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर दूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका मिल जाएगा। हायर प्राइस फॉर द प्रोडक्ट जनरली लीड्स टू एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाई एज प्रोड्यूसर हैव ग्रेटर इन इंसेंटिव टू ऑफर मोर ऑफ द प्रोडक्ट टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। सेम थिंग जो मैंने बताई, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है कि कॉस्ट जो उसको प्रोड्यूस करने के लिए लगा रहे हैं आप, ठीक है, वो होती है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट, सच एज रॉ मटेरियल, लेबर, मशीनरी, इम्पैक्ट द सप्लाई। ये सब चीज़ें क्या करती है, सप्लाई पर असर डालती है। मान लो कि रॉ मटेरियल अगर आपका महंगा है, लेबर आप ज़्यादा वेजेस दे रहे हो, तो आपको ही पता है कि आपकी उस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, वो बढ़ जाएगी। तो अब आप देखो कि मेरे प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी आ रही है। अगर मेरी प्रोडक्शन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो मैं उसकी सप्लाई कम कर दूंगी, मैं उतना नहीं प्रोड्यूस करूँगी क्योंकि मेरे पास है ही नहीं इतना। तो वो भी डिपेंड करता है, अगर लेबर सस्ता मिल रहा है, रॉ मटेरियल चीप मिल रहा है, तो मैं ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाऊंगी उसी कम पैसे पे, तो वो भी असर डालेगा। टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्टिविटी डालती है कि टेक्नोलॉजी कैसी चल रही है, इम्प्रूव प्रोडक्शन टेक्निक एंड एनहांस द प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस कॉस्ट। अगर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जो हमारे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसको कम कर सकती है, तो हम उससे क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई इंक्रीज कर पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट भी सप्लाई पे असर डाल रही है। नंबर ऑफ सेलर कितने हैं, मान लो कि द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर सेल इन द मार्केट इफेक्ट द ओवरऑल सप्लाई, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेलर जनरली लीड्स टू एन इंक्रीज इन सप्लाई। अगर बहुत ज़्यादा सेलर होंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा सप्लाई होगी क्योंकि सब प्रोडक्शन कर रहे होंगे, सब मार्केट में गुड्स दे रहे होंगे। लेकिन अगर सेलर कम है तो सप्लाई भी क्या होगी, कम होगी, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा होगा। एक्सपेक्टेशन में अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस चेंजेस और इकोनॉमिक कंडीशन कैन इन्फ्लुएंस सप्लाई। फॉर एग्जांपल, अगर प्रोड्यूसर को लगता है कि डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी फ्यूचर में, तो वो हायर प्राइस चार्ज कर पाएगा फ्यूचर में, तो उसके हिसाब से वो करंट की सप्लाई को कम कर देगा क्योंकि उसे लग रहा है कि आने वाले समय में इसकी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी, तब मैं ज़्यादा पैसा कमा पाऊंगा और उस हिसाब से फिर मैं सप्लाई करूंगा। और अभी की सप्लाई को हम क्या कर देंगे, रोकेंगे, क्योंकि कम पैसों में देने का कोई मतलब नहीं है। तो सप्लाई के हमने देखे कुछ सारे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं हमारी सप्लाई को कि हमें कितना प्रोड्यूस करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ सप्लाई। क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताता है कि अगर हम बाकी सेपरेट फैक्टर को इक्वल रखें तो जो पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी सप्लाइड। मगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा तो उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी क्योंकि सेलर सोचेगा कि ज़्यादा प्राइस है मार्केट में तो ज़्यादा प्रोड्यूस करो तो ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे, और अगर प्राइस कम है तो फिर वो वाइस वर्सा हो जाएगा कि वो कम सप्लाई करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, टू इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ सप्लाई, इमेजिन अ कंपनी दैट प्रोड्यूस स्मार्टफोन एट प्राइस ऑफ 500 पर यूनिट। मतलब $500 पर यूनिट पे वो क्या करती थी, स्मार्टफोन जो है बना रही थी, दे रही थी। कंपनी इज विलिंग टू सप्लाई 1000 स्मार्टफोन टू द मार्केट। जब उसको अपनी एक यूनिट के लिए 5
डॉलर, $500 मान लो 50,000 एक यूनिट का, उसको अगर 50,000 मिल रहा था, कोई फ़ोन 50,000 मिला तो वो 1,000 स्मार्टफोन सप्लाई कर रही थी। लेकिन अगर प्राइस बढ़ जाए, मान लो उसको उस एक यूनिट का प्राइस 60,000 मिल रहा है, तो अब वो सोचिए कि मुझे जब 60,000 रुपए उसी फोन का मिला है तो अब मैं ज्यादा ज्यादा सप्लाई करूँ। लेकिन अगर वही चीज घट जाए, प्राइस मुझे 500 रुपए जहां मिल रहे थे, अब वहां पे जहां मुझे 50,000 मिल रहे थे उस फोन को बेचने में, अब मुझे वहां पे और कम हो गया, मुझे 40,000 ही मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगी, इसकी यूनिट जो है वो रिड्यूस कर दूंगी, क्योंकि मेरे लिए वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे समझा कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होती है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है, ठीक है, और ये कैसे असर डालती है एक कंपनी की डिसीजन पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, डिमांड को समझा, सप्लाई को समझा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने इस वीडियो में कवर किया। आई होप कि इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हम कुछ और नए क्वेश्चन के साथ आएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसको लाइक कर दीजिए प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।